हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। माय नेम इज राम जायसवाल। आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स का 4th चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव देखने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए हम अपनी वीडियोज़ पे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारा इकोनॉमिक्स का और मैथ्स का रिवीजन लेक्चर चालू है, उसका सीरीज चालू है। तो हम इकोनॉमिक्स और मैथ्स के सारे रिवीजन लेक्चर, हर चैप्टर के रिवीजन्स लेक्चर अपलोड करते जा रहे हैं। तो अभी तक मैथ्स के लीनियर रिग्रेशन जो कि 8 मार्क्स का है, और मैथमेटिकल लॉजिक 8 मार्क्स का, डिफरेंशिएशन 7 मार्क्स का ऑलरेडी ये वीडियो अपलोड कर दी गई है। और उसमें मैंने मैथमेटिकल लॉजिक, डिफरेंशिएशन ये मैंने सिखाया है, और उसमें जो क्वेश्चंस लिए हैं मैंने सॉल्व करते वक्त वो ऑलरेडी बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। और आई एम डैम श्योर कि अगर आप वो वीडियो देखते हो तो आपका जो 8 मार्क्स है मैथमेटिकल लॉजिक का और आपको जो डिफरेंशिएशन 7 मार्क्स का वो आपको कंफर्म मिल जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने इसको सिखाया उसमें। उसी तरह से आपको अगर वो चैप्टर आपको डिटेल में सीखना है तो हमारा एक अलग चैनल भी है HSC कॉमर्स, जिसपे आपको A to Z HSC कॉमर्स के कंटेंट मिल जाएंगे, जहाँ पे मैंने हर एक एक्सरसाइज को डिटेल में सिखाया है। अभी हम करने के वाले हैं एप्लीकेशन डेरिवेटिव में। इसमें हम स्टार्टिंग से फर्स्ट एक्सरसाइज से लेकर 4th एक्सरसाइज में कौन कौन से कॉन्सेप्ट बार बार बोर्ड में पूछे जाते हैं और उसमें कौन से कितने मार्क्स के आएंगे वो भी मैं बताऊंगा इसमें। तो एक्चुअल में देखा जाए तो 4 एक्सरसाइज है, जिसमें से आपका एक्सरसाइज 4.2, 4.3 एंड 4.4 बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो चैप्टर है आपका टोटल 9 मार्क्स के लिए है, जिसमें से अगर मैं बात करूं तो एक्सरसाइज 4.2 से 2 मार्क्स कंपलसरी है विदाउट ऑप्शन, यानी कि इसके अलावा भी एक सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड थिंग, 4.3 में 3 मार्क्स कंपलसरी होता है। क्या होता है उसके अंदर? फंक्शन को आपको मैक्सिमम या फिर मिनिमम प्रूव करना होता है। और एक्सरसाइज 4.2 में आपको फंक्शन डिक्रीज हो रहा है या फिर इंक्रीज हो रहा है। फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है इन द सेंस कि आपको फंक्शन को डेरिवेट करना पड़ेगा। डेरिवेट करने के बाद जो आपको जो क्वेश्चन दिया है ना, तो जो वैल्यू आएगी ना डेरिवेटिव की, वो वैल्यू जब डालोगे आप फंक्शन में तो आपको पता चलेगा कि वो वैल्यू डालने से आपका जो क्वेश्चन का आंसर है, सॉल्यूशन है, वो बढ़ रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल कोई फंक्शन दिया है प्राइस के टर्म्स में, तो एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू मैं उसमें पुट करूं ताकि मेरा प्राइस इंक्रीज हो जाए या फिर मुझे प्रॉफिट ज्यादा मिले, तो वो फाइंड करने के लिए एक्सरसाइज 4.2 है। सेकंड थिंग, मैक्सिमम कितना हो सकता है, मिनिमम कितना हो सकता है वो जानना है, तो 4.3 है। और अगर मैं 4.4 की बात करूं तो इसमें से कभी कभी तो होता है कि 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, यानी कि 8 मार्क्स का ही 4.4 से पूछ लेता है। इवन आपके जो 2020 में है उसमें से 2 क्वेश्चन पूछ लिया एक्सरसाइज 4.4 में से, क्योंकि उसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक MPS, MPC, APS, APC, इसके ऊपर एक क्वेश्चन कंफर्म पूछा जाता है। सेकंड आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें से एक क्वेश्चन तो कंपलसरी होता है और कभी कभी 2 क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे कि 2020 में पूछा गया है। तो हम यहाँ पे एक ही करके सारे एक्सरसाइज को देख लेते हैं। पहला हम एक्सरसाइज 4.1 को देख लेंगे। इसमें से ज्यादा कभी आता तो है नहीं पिछले 5 सालों में, फिर भी इनकेस अगर रेयर केसेस में आ गया तो हमें आना चाहिए, इसलिए मैं इसका एक क्वेश्चन देख लेता हूं। उसके बाद हम 4.2, 4.3, 4.4 पे जाएंगे। तो चलिए हम वन बाय वन सारे एक्सरसाइज पे जाते हैं। इस एक्सरसाइज में एक्चुअली करना क्या है आपको कि आपको कोई भी एक कर्व दिया जाएगा, उस कर्व में आपको टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना होगा। तो इसको अगर करना है तो आपको tan के कुछ कॉन्सेप्ट है, ज्योमेट्री में आपने सीखा होगा, या फिर बीजगणित जिसको बोलते हैं आप हिंदी मीडियम में। उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम का एक चैप्टर था, आई थिंक 4th या 5th चैप्टर था। उसमें आपने स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ऐसे टाइप के बहुत सारे फॉर्मूला सीखे होंगे। अगर आप उसको देखोगे तो बराबर आपको कुछ याद आएगा, 10th में कुछ सीखा था ऐसा कुछ, राइट ना। उसको सीखना कैसे है, फिर से एक बार रिवीजन ले लेते हैं कि क्या सीखा था हम लोग ने। कि एक कर्व होता था और उस कर्व से एक लाइन जो है टच करके जाती थी, कट नहीं करती थी, जस्ट टच करके जाती थी। ये वाली लाइन देख रहे हैं, ये कर्व है और ये लाइन है जो कि इसको टच करके जा रही है। इसको हम बोलते हैं टेंजेंट लाइन, या फिर हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा। और ये जो लाइन दिख रही है इस टेंजेंट को कट करके जा रही है, या फिर बोलूँ यहाँ पे तो 90 डिग्री में भी है, राइट। अगर ये 90 डिग्री में है तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल वाली लाइन। कौन सी? इस लाइन को। ये वाली टेंजेंट वाली लाइन है और ये नॉर्मल वाली लाइन है। तो हमें करना क्या है कि इन दोनों लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। लेकिन हमने कुछ स्लोप का कॉन्सेप्ट पढ़ा था 10th में। स्लोप होता क्या था, उसमें कैसे निकालते थे हम स्लोप को, कि आपको अगर एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया है तो हम करते क्या थे, जो x का कोएफिशिएंट है
उसको लिखते थे न्यूमरेटर में, y का जो कोएफिशिएंट है उसको लिखते थे डिनोमिनेटर में, और उसके पहले एक माइनस साइन लिख देते थे। इस तरह से हम स्लोप को फाइंड किया करते थे 10th में, और वही तरीका हमें भी इस वक्त भी अप्लाई करना है। नाउ स्लोप कैसे निकालना है तो हमें पता है। फिर अगर हमें कोई इक्वेशन बनाना होता था तो हमें एक इक्वेशन या फिर एक पॉइंट, उसके साथ में एक पॉइंट की ज़रूरत होती थी, तो वहाँ पे पॉइंट भी होना चाहिए। देखो यहाँ पे एक पॉइंट है P, तो अगर हमारे पास स्लोप है, पॉइंट है, तो हम उसके थ्रू एक इक्वेशन बना सकते हैं लाइन का, ठीक है। तो उसी तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। पॉइंट अगर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो उसके लिए भी एक अलग तरीका होता है। उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो कि अपना एक पॉइंट निकाल सकते हो, और उसके थ्रू आप अपना इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। दूसरी बात, जब इक्वेशन आप फाइंड करोगे ना, तो अगर कोई लाइन पैरेलल है, फॉर एग्जांपल एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, इसके आपने स्लोप निकाल लिया, और एक लाइन यहाँ पर है जो कि पैरेलल है, तो याद रखना अगर दो लाइन पैरेलल होती है ना, तो दोनों के स्लोप इक्वल होते हैं। यानी कि अगर इसका 2 स्लोप है तो इसका भी स्लोप 2 होता है, या फिर हिंदी में इसको ढाल भी बोलते हैं, ढलान आई थिंक बोलते हैं। और अगर यही दो लाइन पैरेलल की जगह पे परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री पे है, यानी कि जैसे यहाँ पर दिया है, तो उनके बीच में रिलेशन कुछ और होता है। क्या होता है, यहाँ लिखा है मैंने, फर्स्ट स्लोप इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ वन, डिनोमिनेटर में क्या है, दूसरा वाला स्लोप है। या फिर मैं बोलूँ कि अगर ये डिवाइड में इधर है तो मल्टीप्लाई में, यानी कि दोनों भी स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होता है। किस केस में, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो यहाँ पे हम पहले वही करेंगे। तो हमारे पास एक पॉइंट दे के रखा है इस क्वेश्चन में। सेकंड थिंग, हमारे पास स्लोप नहीं है, मतलब स्लोप निकालना पड़ेगा। अब स्लोप निकालने के लिए तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन में ऐसा ही क्वेश्चन होता था, ये क्वेश्चन तो यहाँ पे है ही नहीं अवेलेबल, लेकिन हम फिर भी इसको फाइंड कर सकते हैं। कैसे, डेरिवेटिव से। डेरिवेटिव मतलब क्या, जब इसको हम डेरिवेट करेंगे ना, डेरिवेट करने के बाद जब इस पॉइंट को उसके अंदर डालेंगे तो जो वैल्यू आएगी उसी को हम यहाँ पे स्लोप कहते हैं। तो हम स्लोप को डेरिवेटिव से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं इसका पहले, सबसे पहले स्लोप कैसे निकालना है। तो ये जो फंक्शन दिया है आपको, इसको विथ रेस्पेक्ट टू आपको x डेरिवेट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। अभी डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूलास आपको यूज़ करने हैं। मोस्टली यहाँ पे आपको पॉलीनॉमियल वाले, यानी कि x⁻n जो होता है ना फॉर्मूला, जो आपको मैंने डिफरेंशिएशन में सिखाया है, वही यूज़ करना है। क्या फॉर्मूला था डिफरेंशिएशन में x⁻n का, x⁻n का डेरिवेटिव होता था n टाइम्स ऑफ x⁻n-1, यानी कि जो भी आपको फंक्शन दिया है ऐसे x⁻n में, पावर पहले लिखना होता था और उसके पावर को 1 से डिक्रीज कर देना था। और आपको इस होल एक्सरसाइज में या फिर इस होल चैप्टर में एप्लीकेशन डेरिवेटिव में एक ही फॉर्मूला बार बार यूज़ करना है, ठीक है। तो आप विदाउट डिफरेंशिएशन चैप्टर के भी ये कर सकते हो, बहुत ईजी चैप्टर है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले x⁻n यानी कि 2 पावर में है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं उस पावर को नीचे लिखूंगा सबसे पहले, और x लिखूंगा, फिर उसके पावर को 1 से डिक्रीज करूंगा, मतलब 2 - 1 1, और 1 तो हम शो नहीं करते, राइट। फिर जब मैं पावर को डेरिवेट करूंगा ना, तो पावर को अभी क्या करने का, हाइड कर लेने का। अभी क्या हाइड करने के बाद क्या दिख रहा है, x, और x का डेरिवेटिव क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू x, 1। अगर डिफरेंट वेरिएबल होता तो 1 नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं अगर आगे जाता हूं तो y², तो ये भी 2y हो जाएगा, जैसे कि ये 2x है, लेकिन मैं विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट कर रहा हूं, लेकिन ये वेरिएबल कौन सा है, y, डिफरेंट है ना। यानी कि जब मैं 2 को हाइड करूंगा तो y दिखता है, तो y को मुझे डेरिवेट करते हुए दिखाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना कि गलत ना हो। दूसरा, थर्ड पार्ट पे जाऊंगा तो xy है, x क्या है, फंक्शन है, y क्या है, फंक्शन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट किया है, तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और जो y है ये तो हमारे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ये तो कंपोजिट वाला फंक्शन है, ठीक है। तो दोनों भी क्या है, फंक्शन है, दोनों प्रोडक्ट में है। तो आप करना क्या है, यहाँ पे u × v करना है, मतलब पहले फंक्शन को बाहर निकालना है और सेकंड फंक्शन को डेरिवेट करते हुए दिखाना है, प्लस सेकंड फंक्शन को बाहर निकालना है और पहले फंक्शन को डेरिवेट करना है। क्या है इसका डेरिवेटिव x का, 1। तो u × v में यही होता है, पहले वाले को आप बाहर निकालते हो, सेकंड वाले को डेरिवेट करते हो, प्लस सेकंड वाले फंक्शन को बाहर लिखते हो और पहले वाले फंक्शन को डेरिवेट करते हो। x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 होता है। फिर राइट साइड में अगर जाऊंगा तो राइट साइड में है 3 इज अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, तो यहाँ पे 0।
फिर करना क्या है, जैसे कि मैंने आपको डेरिवेटिव में आपको बताया था इम्प्लिसिट फंक्शन में कि डेरिवेट करने के बाद आपको dy बाई dx वाले टर्म को एक साइड में रखना है और जिसके बाद dy बाई dx नहीं है उसको राइट साइड में आपको लेके जाना होगा। तो dy बाई dx यहाँ पर है और यहाँ पर है, ठीक है। तो इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, इसमें से dy बाई dx कॉमन निकाल लेता हूँ। तो dy बाई dx अगर मैं कॉमन निकालूँ तो यहाँ क्या बचता है 2y और यहाँ क्या बचता है प्लस x, ठीक है। तो ये दोनों हो गया। अब ये दोनों क्या है, विदाउट dy बाई dx है तो इसको हम राइट साइड लेकर जाएंगे। तो ये प्लस है उधर गया तो माइनस 2x, इधर प्लस है उधर गया तो माइनस y, ठीक है। नाउ हमें यहाँ पे dy बाई dx फाइंड करना है। तो dy बाई dx मतलब ये जो मल्टीप्लाई में है इधर गया तो डिवाइड में, तो ये जाएगा डिवाइड में 2y प्लस x। और यहाँ जो न्यूमरेटर में इसमें कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, माइनस साइन। तो माइनस को हम बाहर निकाल लेंगे और माइनस को निकालेंगे तो पहले बचेगा 2x और यहाँ से माइनस निकाला तो यहाँ पर भी प्लस साइन आ जाएगा यानी कि प्लस y। बट ये स्लोप नहीं निकला। स्लोप कब निकलेगा, जब मैं x एंड y की वैल्यू पुट करूंगा तब जाके मैं इस dy बाई dx को स्लोप बोलूंगा, तब तक ये स्लोप नहीं है। तो मेरे पास x एंड y की वैल्यू है क्या, हाँ है, किधर है, ये रहे, दे के रखी है लोग ने। तो मैं क्या करूंगा, एट पॉइंट 1,1 मैं dy बाई dx फाइंड करूंगा और क्या निकलेगा, dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 प्लस y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 1 प्लस x की वैल्यू क्या है 1। और आगे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, 2 इंटू 1 2 प्लस 3 और ये माइनस साइन, तो 3 3 कैंसिल, बचा क्या -1, ठीक है। तो हमारा जो स्लोप आया ना, किसका स्लोप आया, ये टेंजेंट का स्लोप है। तो टेंजेंट का स्लोप कितना आ गया -1, ठीक है। अभी स्लोप निकालने के बाद हम क्या करते हैं कि नॉर्मल का भी स्लोप निकालते हैं या फिर क्या करते हैं, स्लोप के बाद हम डायरेक्ट इक्वेशन निकालते हैं। ठीक है, अभी इक्वेशन निकालना कैसे है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालना है, फॉर्मूला क्या था, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। अब ये टेंजेंट है मतलब स्लोप के नीचे मैं p लिख सकता हूँ ताकि थोड़ा प्रेजेंटेशन में मालूम पड़े हमें। नेक्स्ट y माइनस y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, बताना यहाँ पे 1 है तो 1 लिख दिया। राइट साइड में mt की वैल्यू क्या है, -1 है तो -1 लिख दिया। और x माइनस x1 की क्या वैल्यू है हमारे पास, अगेन 1 है तो यहाँ पे -1 लिख दिया। थोड़ा ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं उसको। y माइनस 1 इक्वल टू अंदर गया तो -x माइनस माइनस प्लस। अभी थोड़ा हमें हमेशा x के वेरिएबल को पॉजिटिव में रखना होता है। कैसे, देखो यहाँ पे दिखा हुआ है ना, पहले x से हमें लिखना होता है जो कि हम पॉजिटिव में रखते हैं। तो क्या करते हैं, इसको यहाँ लेकर आते हैं तो क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव x प्लस y और नंबर को राइट साइड में लेकर जाओ तो ये तो एक ऑलरेडी +1 है, ये -1 उधर गया तो +1 यानी कि ये 2 हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन आया है ये हमारा टेंजेंट का इक्वेशन है। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो इस तरह से आपको टेंजेंट का इक्वेशन मिल गया। अभी इस पार्ट को करने के बाद आपका आंसर कंप्लीट नहीं होता, आपको क्या करना है, नॉर्मल का भी इक्वेशन फाइंड करना है, यानी कि वो लाइन जो कि टेंजेंट के 90 डिग्री में है। तो उसके लिए मैं क्या रिलेशन बताया था कि उसके लिए एक स्लोप होना चाहिए। तो स्लोप निकालने के लिए जो परपेंडिकुलर होता है उसका रिलेशन हमारे पास है, जिसके थ्रू हम अपना नॉर्मल का भी स्लोप निकाल सकते हैं। और पॉइंट तो हमारे पास एक ही है क्योंकि एक ही पॉइंट से दोनों भी क्रॉस हो रहे हैं, दोनों भी एक ही लाइन पर टच कर रहे हैं कर्व को। तो ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ इसको नॉर्मल का निकाल लेता हूँ। ठीक है, अभी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
क्या होता है, सेम ऐसे लिखेंगे हम, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, बट ये सॉरी टेंजेंट नहीं, नॉर्मल का, टेंजेंट को तो निकाल लिया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल मतलब अभी यहाँ स्लोप में यहाँ t लिखा था, अभी मैं क्या लिखूंगा n। हमारे पास पॉइंट एक्शन में y1 की वैल्यू है हमारे पास, और ये जो mn है इसकी वैल्यू कहाँ से लिख लेगी, यहाँ से लिख लेगी। ये mn इधर जाएगा, mt उधर जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस वन अपॉन mt x माइनस एक्स वन। ठीक है, तो सिंपल सा था, आपको बस mn की जगह पे माइनस वन बाय mt लिखना है और y1 की वैल्यू mt की वैल्यू x1 की वैल्यू पुट कर देनी है। तो क्या हो जाएगा ये y माइनस वन इक्वल टू माइनस वन टाइम्स ऑफ mt की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस वन आई थी, यहाँ लिखा हुआ है। तो माइनस वन x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, माइनस माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये बन जाएगा y माइनस वन इक्वल टू एक्स माइनस वन, ये कैंसिल हो गया, राइट। तो अब ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो ये उधर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये माइनस वन इक्वल टू एक्स, ये y पॉजिटिव में उधर गया तो माइनस में, और ये माइनस वन है तो इधर आया तो पॉजिटिव वन, माइनस वन प्लस वन कैंसिल, और हमारा x माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। ये इक्वेशन किसका आया, नॉर्मल का, तो ये इक्वेशन किसका है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ये बहुत इजी है, आपको करना क्या है, बस जो फंक्शन दिया है जिसका पावर 2 होगा उसको डेरिवेट करना होगा। डेरिवेट करने के बाद जो भी पॉइंट आपको दिया है उसमें पॉइंट को डाल दोगे, जैसे ही पॉइंट को डालोगे आपको टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा। स्लोप का वैल्यू आप इस इक्वेशन में डाल दो और x1 y1 की वैल्यू डाल दोगे तो आपको टेंजेंट का इक्वेशन मिल जाएगा। और अगर आप नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है तो सेम यही करो कि ये जो mt है उसको mn से रिप्लेस करो और mn की जगह पे क्या लिखो, माइनस वन अपॉन mt। ठीक है, उसके बाद mt की वैल्यू हमें पता है माइनस वन है, x1 y1 की वैल्यू डालोगे, सिंप्लीफाई करोगे, आपको नॉर्मल का भी इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमें ये क्वेश्चन कहाँ आ सकता है मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी जो स्टार्टिंग सेलेक्ट अल्टरनेटिव है 6 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं मैथ्स 1 में और मैथ्स 2 में भी, तो वहाँ पूछा जा सकता है, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स वाला एक पार्ट होता है जो कि 3 मार्क्स का पूछा जाता है, तो वहाँ 3 मार्क्स का मैथ्स 1 में भी मैथ्स 2 में भी, तो ये वाला पार्ट वहाँ पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज 4.2 पे जाते हैं। तो ठीक है, हमें करना क्या है एक्सरसाइज 4.2 में कि हमें फंक्शन इंक्रीज कब हो रहा है, डिक्रीज कब हो रहा है, मतलब ऐसा कौन सा वैल्यू है वेरिएबल का, प्राइस का, ताकि वो वैल्यू से, उस प्राइस की वैल्यू से हमारा फंक्शन इंक्रीज हो जाएगा, या फिर उस डिमांड, कितना डिमांड होना चाहिए ताकि हमारा प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, या फिर कोई और कमोडिटी हो या फिर कुछ और पैरामीटर होगा जो इंक्रीज हो रहा होगा, तो किस डिमांड पे, कितने डिमांड पे वो इंक्रीज होगा, ये फाइंड करना है एक्सरसाइज 4.2 में। और ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, एक मार्च 15 में, 16 में, 18 में, 19 में भी पूछा है, 20 में भी पूछा है, तो हर साल ये 2 मार्क्स का कंफर्म आता ही है और सेम टाइप का क्वेश्चन होता है, तो सेम स्टेप्स भी होते हैं। तो इसको देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले लिया है मार्च 20 का, जो कि 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है। क्या बोला गया है आपको कि आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, जहां पर एक फंक्शन दिया गया है, x कुछ भी हो सकता है, डिमांड हो सकता है, ये फंक्शन प्राइस भी हो सकता है, तो यहाँ मेंशन नहीं किया है, मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि x मतलब एक डिमांड है और f ऑफ x मतलब ये प्राइस है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो प्राइस इंक्रीज होगा तो कितना डिमांड होना चाहिए। ठीक है, अगर वो फाइंड करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको फंक्शन को डेरिवेट करना पड़ेगा। और जब डेरिवेट करोगे आप, डेरिवेट करने के बाद आपको अज्यूम करना है कि उसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। फंक्शन इंक्रीज हो रहा है मतलब हमें डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0 ये वहाँ पे यूज करना होगा। और जब हम ये यूज करेंगे तो हमें x की एक वैल्यू मिलेगी और वही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको डेरिवेट करते हैं। डिफरेंशिएट f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, वाई एक्स की राइट साइड में x वाले वेरिएबल है, अगर वहाँ पे d आता है तो विथ रिस्पेक्ट टू d डेरिवेट करना है, क्योंकि और भी क्वेश्चन है जहाँ पे आपको d मिल जाएंगे। ठीक है, तो डी मिल जाएंगे तो d की विथ रिस्पेक्ट टू d आपको डेरिवेट करना है, जो भी वेरिएबल दिखता है आपको राइट साइड में। तो मैं करता हूँ इसको डेरिवेट। जब मैं डेरिवेट करूँगा तो इसको डेरिवेटिव को मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ या फिर ऐसे भी दिखा सकता हूँ। कि मीनिंग सेम है, आपको फंक्शन के ऊपर एक डैश लगाना है, सिंपल सा। फिर राइट साइड में डेरिवेट करूंगा मैं, तो एक्स रेस्टोरेंट का मैंने बताया कि आपको डेरिवेटिव कैसे होता है।
पहले जो वेरिएबल मल्टीप्लाई में है, सॉरी नंबर जो मल्टीप्लाई में है उसको बाहर निकालना है, और जो वेरिएबल है x रेज़ टू n के फॉर्म में उसका पावर पहले लिखना है, और x के पावर को 1 से डिक्रीज करना है, मतलब 2 - 1 1, यानी कि ऊपर पावर में मैं कुछ दिखाओ या ना दिखाओ मीनिंग सेम हो जाता है। फिर माइनस 15 लिखा, x यानी कि x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x इज 1 माइनस प्लस 9 क्या है, एक नंबर है, नंबर का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, तो आगे यहाँ पे नहीं आएगा। तो ये हमारा एफ डैश ऑफ x का एक वैल्यू आया है, कितना आया है 3 × 6 माइनस 15। तो ये मेरा एफ डैश ऑफ x का वैल्यू आ गया। हमें क्या करना, क्या है यहाँ पे कि हमें x की वैल्यू फाइंड करें जब फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है इन द सेंस डेरिवेटिव का जो वैल्यू आ रहा है वो 0 से ज़्यादा है, यानी कि मैं इसके जगह पे लिख सकता हूँ सिंस फंक्शन इज इंक्रीजिंग गिवन therefore f dash of x is greater than 0। ग्रेटर देन 0 यानी कि ये वाला वैल्यू मैं पुट करूंगा, यानी कि 6x माइनस 15 इज ग्रेटर देन 0। 15 यहाँ माइनस में उधर गया तो प्लस में, देयरफॉर 6x इज ग्रेटर देन 15। 6 यहाँ मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में। अब मैं इसको और आगे लेके जाऊंगा तो ये बन जाएगा देयरफॉर x इज ग्रेटर देन, इसका जब मैं रेशियो लेता हूँ अगर मैं तो 3 5 एंड 3 2 तो यहाँ पे 2.5 यानी कि 5/2। अगर x की वैल्यू 5/2 होगी ना, मतलब डिमांड कितना हो चाहिए 2.5 अगर होगी, तो ये मेरा जो फंक्शन है या फिर जो प्राइस है वो इंक्रीज होगा। अगर उसकी जगह पे मैं कुछ और वैल्यू लेता हूँ ना तो ये मेरा फंक्शन का वैल्यू डिफरेंट आता है, कम आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं करके यहाँ दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर 2.5 यहाँ लेता हूँ, अज्यूम कर लो कि मैं x की वैल्यू क्या 2.5 लेता हूँ यहाँ पे, तो 3 × x की वैल्यू में क्या डालूंगा 5/2 ला दूंगा, तो 5/2 का स्क्वायर माइनस 15x यानी कि 5/2 प्लस 9। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर करूँ तो ये 25 हो जाएगा, 25/4 मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ बेस सेम ले लेते हैं, मैक्सिमम क्या है 4 है, तो मैं 4 से नीचे बेस करने के लिए क्या करता हूँ उसको 2 से पहले मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 4 करने के लिए मैं नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और 2 से डिवाइड भी करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे सेम लाने के लिए नीचे बेस 4 लाने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड 4 से करता हूँ, ठीक है। अब तीनों में की बेस क्या है 4 है, 4 को कॉमन ले लेते हैं नीचे, 3 25 से 75 माइनस 5 2 10 10 15 से 150 और ये 9 4 से 36, उसको ऐड कर लेते हैं 7 5 यहाँ पे 11 1 कैरी 8 3 1 माइनस 150 अपॉन 4। जब मैं इसको माइनस करूंगा तो 40 39/4, ठीक है। तो 39/4 आ रहा है यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू। अगर मैं इसके यहाँ पे कुछ और लेता, सपोज मैं 1 लेता ना तो आंसर मेरा कम आता। कैसे देखो 1 लिया मतलब 3, यहाँ पे 1 लिया तो -15, तो 3 + 9 कितना हुआ 12 हो गया, 12 माइनस 15 कितना -3 आ गया, ठीक है। तो ये नेगेटिव में आ रहा है राइट। तो अगर कुछ भी लूंगा अगर मैं ना तो मेरा वैल्यू हमेशा माइनस में आएगा या फिर इससे कम आएगा। ये देखो पॉजिटिव है यानी कि ये बड़ा नंबर है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे वो फाइंड करना था वैल्यू जिससे अगर मैं इसमें डालूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा सबसे ज़्यादा इंक्रीजिंग आएगा, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन और लेते हैं जो कि 2019 में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन लिया था 4 मार्क्स के लिए पूछा गया था मार्च 19 में। क्या था कि फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक्स यूनिट लेबर कॉस्ट दिया था आपको। वहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पूरा यहाँ पे, को फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक्स यूनिट लेबर कॉस्ट दिया था आपको, लेबर कॉस्ट C
इज हाउ मच 150 माइनस 4x एंड प्रोसेसिंग कॉस्ट भी दिया था आपको कितना दिया था इज एक्स स्क्वायर और प्राइस भी देके रखा था आपको कितना प्राइस दिया था 10800 माइनस 4x स्क्वायर और आपको फाइंड कर रही थी वैल्यू x की जब कॉस्ट डिक्रीज होगा फाइंड x कब फाइंड करना है ए ऑप्शन दिया है टोटल कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है और सेकंड क्या पूछा था उसी में रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो ये 4 मार्क्स का पूछा गया था 2 मार्क्स का ये 2 मार्क्स का ये तो इसमें मार्च 19 में पूछा गया था ये क्वेश्चन और इसमें करना क्या सिंपल सा पहला क्वेश्चन जो बोलेगा ना तो बोले कि फंक्शन इंक्रीज हो रहा है प्राइस इंक्रीज हो रहा है रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो उसी पार्ट पे ध्यान देना है तो पहले वाले पार्ट में क्या बोल रहा है टोटल कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है मतलब टोटल कॉस्ट मतलब जितने टाइप के यहाँ पे कॉस्ट होंगे उनको ऐड करना सबसे पहले तो पहला कॉस्ट किधर है लेबर कॉस्ट कुछ तो यूनिट है कुछ तो कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जहाँ पे एक्स नेट नंबर ऑफ यूनिट बनाए जा रहे हैं तो वहाँ पे लेबर कॉस्ट कितना लग रहा है 150 माइनस 4x तो इक्वेशन के फॉर्म में आपको लेबर कॉस्ट दिया है वहाँ पे और प्रोसेसिंग कॉस्ट भी देके रखा है कितना एक्स स्क्वायर अगर मैं उनको ऐड करूँगा तो मुझे टोटल कॉस्ट मिल जाएगा राइट तो मैं क्या करता हूँ ए वाला क्वेश्चन में पहले टोटल कॉस्ट फाइंड कर लेता हूँ तो ए के लिए मैं कर रहा हूँ ये पहला पार्ट टोटल कॉस्ट इक्वल टू व्हाट लेबर कॉस्ट प्लस प्रोसेसिंग कॉस्ट राइट अब लेबर कॉस्ट कहाँ दिया ये रहा 150 माइनस 4x प्लस प्रोसेसिंग कॉस्ट दिया है एक्स स्क्वायर और यही हमारा टोटल कॉस्ट है यानी कि सीटी ऐसा रिप्रेजेंट कर सकता हूं बोला क्या है कि ये जो सीटी है ये डिक्रीज हो रहा है किस पॉइंट पे कितने आइटम पे कितना आइटम होना चाहिए कि जो हमारा कॉस्ट जो होगा डिक्रीज होगा तो उसके लिए करना क्या है इसको डेरिवेट सबसे पहले करना है हमें तो मैं क्या करता हूँ उसको डेरिवेट कर देता हूँ देयरफॉर डी सी टी अपॉन किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेट करना है जो राइट साइड में दिख रहा है राइट साइड में कौन है एक्स कौन है एक्स है नंबर ऑफ यूनिट तो मैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेट कर रहा हूं तो राइट साइड में भी चेंजेस आएंगे 150 क्या एक नंबर है नंबर का डेरिवेटिव होता है 0 तो इसका सिंपली 0 लिखेंगे हम माइनस 4 इंटू एक्स 4 क्या एक नंबर है जो कि x के साथ मल्टीप्लाई में है x हमारा फंक्शन है ठीक है क्योंकि हमें x पे ही फाइंड करना है वैल्यू तो हम 4 को पहले बाहर निकालेंगे x को डेरिवेट करेंगे x मतलब उसका डेरिवेटिव 1 आता है प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 2x डेरिवेटिव आ जाएगा उसका मतलब पावर वाला नीचे आएगा और x नीचे लिखेंगे इसका पावर x से डिक्रीज कर देंगे 2x तो कितना आ गया हमारा डी सी टी का आया हमारा आंसर -4 प्लस 2x ये क्या है डी सी टी का डेरिवेटिव आ गया अभी मुझको शो करना है क्या यहाँ बताया कि डिक्रीज हो रहा है फंक्शन कॉस्ट क्या हो रहा है टोटल का कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है मतलब इसके डेरिवेटिव को मुझे सिंस टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग ऐसा दिया हुआ है हमें अगर टोटल कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है मतलब उसका जो डेरिवेटिव है वो लेस देन 0 हो जाएगा अगर इंक्रीजिंग बोलेगा तो अगर लेस देन बोलेगा तो आपको करना क्या है लेस देन 0 है मतलब डिक्रीज हो रहा है और अगर आपको ग्रेटर देन 0 आपने डेरिवेटिव दिखाया तो फंक्शन आपका इंक्रीज हो रहा है तो फिलहाल तो उन्होंने डिक्रीज बोला है तो इसलिए मैंने डेरिवेटिव को लेस देन 0 शो किया है अभी डी सी टी अपॉन डी एक्स से मैंने वैल्यू निकाला है किधर क्या ये रहा -4 प्लस 2x तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ तो क्या बन जाएगा ये -4 प्लस 2x इज लेस देन 0 राइट ये -4 इधर पे उधर गया तो +4 देयरफॉर 2x लेस देन 4 अभी x इधर गया तो डिवाइड होगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी x इज लेस देन 2 यानी कि अगर नंबर ऑफ आइटम 2 से कम होंगे तब जाकर हमारा टोटल कॉस्ट डिक्रीज होगा ठीक है
तो हमें क्या करना है यहाँ पे, नंबर ऑफ यूनिट अगर यहाँ पे दो से कम अगर मैन्युफैक्चर करते हैं तो उस वक्त ही हमारा टोटल कॉस्ट क्या होगा, कम होगा। अगर इसकी जगह पे 2 से ज़्यादा अगर वहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट बनाए जाते हैं तो टोटल कॉस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉस्ट इज डिक्रीजिंग एट व्हेन एक्स इज लेस देन 2, ऐसा आपको आंसर में लिखना है। तो ये था पार्ट ए का। उसी तरह से पार्ट बी का भी हम कर लेते हैं, जो कि रिवेन्यू पे दिया हुआ है। इसमें क्या बता रहा है, रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है। रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है मतलब, तो रेवेन्यू होता है क्या है, सबसे पहले रेवेन्यू मीन्स इनकम। इनकम निकालना तो कैसे निकालेंगे, डिमांड इनटू आपका प्राइस, राइट। तो यहाँ पे रेवेन्यू अगर निकालना है बी का पार्ट, जो कि हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे। रेवेन्यू मीन्स आपका नंबर ऑफ यूनिट इनटू प्राइस या फिर कॉस्ट। तो यहाँ पे कॉस्ट यहाँ पे दिया है क्या, प्राइस दिया है क्या, हाँ ये रहा प्राइस लिखा हमने। अभी नंबर ऑफ यूनिट क्या है हमारा, एक्स है। प्राइस दे के रखा है क्या, हाँ दिया है, ये देखो यहाँ दिया हुआ है। तो ये भी यहाँ पुट कर देंगे हम, क्या हो जाएगा यहाँ पे 10800 माइनस 4x²। तो इस तरह से हमारा रेवेन्यू हो जाएगा। अभी x बाहर है, अंदर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा ये 10800 x माइनस 4x क्यूब, x से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो मेरा r यानी कि रेवेन्यू इतना आ गया। अभी रेवेन्यू क्या बोल रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज कब होगा, x की वैल्यू कितनी होगी जो हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा, फायदा कब होगा उसको, इनकम के उसकी कब बढ़ेगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा किसका, रेवेन्यू का। तो सिंस रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग देयरफॉर dr बाय dx इज ग्रेटर देन 0, राइट। अभी ये इसकी वैल्यू तो निकाली है, कहाँ गई, ये रही। तो इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पे। तो डेरिवेट नहीं किया अभी, एक मिनट, इसको डेरिवेट कर देते हैं पहले। तो डेरिवेट करेंगे इसको, तो देयरफॉर dr बाय dx, अच्छा डेरिवेट करेंगे मतलब जो नंबर होगा x के साथ में प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई में, उसको बाहर निकालना होगा हमें। और x का डेरिवेटिव होता है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब, यानी कि x रेज़ टू n, मतलब उसका जो पावर है उसको हम पहले लिखेंगे और उसका x का जो पावर है 1 से डिक्रीज कर देंगे। ऐसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, राइट। तो हमारा जो डेरिवेटिव आ गया कितना आ गया, 10800 माइनस 4 × 3 12x²। तो ये हमारा dr/dx आ गया। फंक्शन हमारा यानी कि रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो हम इसके डेरिवेटिव को ग्रेटर देन 0 दिखाएंगे। तो dr/dx इक्वल्स इज ग्रेटर देन 0। फिर यही वैल्यू जो है यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो हम वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा ये 10800 माइनस 4 यानी कि 12 माइनस 12x² इज ग्रेटर देन 0। फिर ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा, इधर गया तो 10800 इज ग्रेटर देन 12x²। अब ये 12 है इधर पे, इधर गया तो डिवाइड आएगा। तो अगर ये 12 यहाँ की डिवाइड हो जाएगा तो क्या बनेगा, x², एक मिनट, 12 डिवाइड में गया तो 12 9 108, राइट। और 0 तो ऐसे ऐड हो जाएगा, इज ग्रेटर देन x²। डिवाइड करोगे तो 12 9 108 और 0 ऐसे ही आ गया, ठीक है। नेक्स्ट स्क्वायर निकालना है हम लोग को। किसका स्क्वायर है, ये 30 का स्क्वायर है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ये अभी स्क्वायर निकालते हैं ना तो 2 वैल्यू आती है। स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 2 वैल्यू आती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो यहाँ पे जब मैं रूट निकालूंगा ना तो ये देखो 2 0 हो जाएगा, 1 0 और 9 का हो जाएगा √3 यानी कि 30। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव में आएगा ये वैल्यू। तो x की वैल्यू यानी कि इसको मैं थोड़ा अलग तरह से लिख देता हूँ, x इज लेस देन प्लस, मतलब अगर x की वैल्यू 30 से ज़्यादा होगी तो फंक्शन क्या होगा, रिवेन्यू इंक्रीज नहीं होगा। और अगर x की वैल्यू 30 से कम होगी तो भी रिवेन्यू इंक्रीज नहीं होगा। मतलब 30 + 30 - 30 के बीच में अगर नंबर ऑफ आइटम मैन्युफैक्चर किए गए तो रिवेन्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो
इसी तरह से आपको इसमें करना है। तो ये 2 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन होता है, हर साल पूछा जाता है, बस एक ही साल नहीं पूछा मार्च 17 में, अदरवाइज ये कंटिन्यू पिछले 6 सालों से पूछा जा रहा है। तो ठीक है, हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज 4.3 के लिए चलते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है 4.3, जिसपे हम लोग को फाइंड करना है कि प्राइस कौन सी वैल्यू पे कितने नंबर ऑफ आइटम मैन्युफैक्चर करने पे मैक्सिमम हो सकता है या फिर मिनिमम हो सकता है। ये क्वेश्चन जो होता है 4.3 का हर साल आ रहा है, कंटिन्यू 4 साल से पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे मार्च 17, मार्च 18, मार्च 19 और मार्च 20 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 4 मार्क्स के लिए। तो ये लगातार 4 साल से पूछ रहा है, तो डेफिनेटली 21 में भी ये आएगा। तो इसको कैसे करना है, तो यहाँ पे जो 20 वाला क्वेश्चन है उसमें पूछा जाएगा कि कुछ तो मैक्सिमम है, जो मैक्सिमम बोल रहा है ना या फिर जो भी मिनिमम बोल रहा है ना, सबसे पहला ध्यान आपका वो वहाँ जाना चाहिए कि किसके बारे में बोल रहा है वो। तो यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट बोल रहा है, तो आपका सिर्फ ध्यान प्रॉफिट की तरफ जाना चाहिए। यहाँ पे ऊपर देखोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों? क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में फंक्शन बनाना है ना, जिस बारे में जिसको आप मैक्सिमम मिनिमम बोलेंगे ना, उसी को हमें फंक्शन कंसिडर करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट बोला है, मतलब जो प्रॉफिट वाला पार्ट है वही हमारा एफ ऑफ एक्स है ना। प्रॉफिट फाइंड करना है तो प्रॉफिट के लिए 2 चीज़ें लगती है, एक तो रेवेन्यू और एक टोटल कॉस्ट। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस क्या होता है, हमारा प्रॉफिट होता है, राइट। तो हमारे पास रेवेन्यू होना चाहिए और कॉस्ट होना चाहिए। तो कॉस्ट तो ने ऑलरेडी दे के रखा है, कहाँ पे, ये रहा, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स आइटम इज ₹x² प्लस 40x प्लस 35। कॉस्ट तो दे के रखा है, लेकिन रेवेन्यू वो हमारे पास नहीं है। रेवेन्यू कैसे निकलता है, वो निकलता है नंबर ऑफ आइटम नंबर ऑफ आइटम इंटू प्राइस से। तो नंबर ऑफ आइटम है x, प्राइस भी दे के रखा है, यानी कि उनका अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं तो मुझे रेवेन्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम रेवेन्यू को फाइंड करते हैं। रेवेन्यू को हम डिनोट करते हैं R से। रेवेन्यू होता है प्राइस इनटू नंबर ऑफ आइटम्स, यानी प्राइस क्या दिया है आपको, 280 माइनस एक्स इनटू नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं यहाँ पे, एक्स आइटम्स। तो मैन्युफैक्चरर एक्स आइटम सेल कर रहा है इस प्राइस में और कॉस्ट इतना आ रहा है। तो आपको पूछा है कि कितना नंबर ऑफ आइटम मैं सॉल्व करूं ताकि जो कंपनी को, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। तो यहाँ पे मैंने प्राइस से नंबर ऑफ आइटम की वैल्यू ले ली है और मेरा रेवेन्यू क्या आ जाएगा, एक्स अंडर मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो एक्स अंदर गया तो 280x माइनस x², राइट। तो रेवेन्यू आ गया, रेवेन्यू आया, कॉस्ट तो दे के रखा है, ये रहा कॉस्ट कितना है, x² प्लस 40x प्लस 35। प्रॉफिट को मैक्सिमम बताया है, मतलब प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट इक्वल टू, प्रॉफिट को मैं P से डिनोट करता हूँ, वो होता है R माइनस C, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे रेवेन्यू दिया है कितना, 280x माइनस x² माइनस टाइम्स ऑफ C कहाँ है, ये रहा वाला पार्ट। अभी इसको C में लिखते वक्त ना ब्रैकेट में लिखो, क्यों? क्योंकि बाहर माइनस है, सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये x² माइनस पॉजिटिव x 40x प्लस 35, फिर ये अंदर माइनस जाएगा, माइनस जाने के बाद ये हो जाएगा प्रॉफिट, एक्स वाला टर्म इधर पे, एक्स वाला टर्म इधर पे, साइन अंदर जाएगी, ये माइनस 40x हो जाएगा, मतलब 280x माइनस 40x कितना हो जाएगा, 240x। x² वाला एक ही टर्म है, दूसरा है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे माइनस x²। और कौन बचा है यहाँ पे, अच्छा x² वाला टर्म यहाँ पर भी है, तो ये माइनस x², 2 टाइम्स ऑफ माइनस x², -1 2 होता है ना, तो -1 2 हो गया, और ये माइनस जाएगा इसके पास भी, और ये बन जाएगा -35। तो आपका इस तरह से प्रॉफिट निकल गया। लेकिन हमें क्या करना है, इसको मैक्सिमम प्रॉफिट, अच्छा मैक्सिमम प्रॉफिट करना है, फाइंड करना है, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट मतलब क्या, कि आपको स्टेप ऐसे करना है कि सबसे पहले इसको डेरिवेटिव निकालना है। एक बार डेरिवेटिव निकालने के बाद आपको डेरिवेटिव का वैल्यू 0 अज्यूम करना है। जब आप डेरिवेटिव का वैल्यू 0 अज्यूम करते हो ना, तो वहाँ पे x का कुछ वैल्यू आता है और उस x की वैल्यू को हम सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं, और जो आंसर आता है उससे मालूम पड़ जाता है कि फंक्शन क्या है, मैक्सिमम हमारा है। ठीक है, तो एक बार इसको हम डेरिवेट करते हैं।
तो डेरिवेट करेंगे देयरफॉर dp अपॉन dx, क्योंकि राइट साइड में x है। मैं डेरिवेट करूंगा जब इसको तो 240 इंटू एक्स आ रहा है, तो 240 एक नंबर है जो कि x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो 240 को मैं बाहर निकालूंगा और x का डेरिवेटिव होता है 1, तो मैं यहाँ शो नहीं करूंगा, माइनस 2 बाहर निकालूंगा, x का स्क्वायर क्या होता है 2x, तो 2x इंटू 2 4x, माइनस 35 एक नंबर है, नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो सिंपली यहाँ पे कितना आ गया आपका dp बाई डी एक्स 240 माइनस 4x आ गया। फिर मैं इसका एक और बार डेरिवेट कर देता हूँ, अगर मैं फिर से डेरिवेट करूँ तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर पी डी एक्स स्क्वायर। डेरिवेट कर रहा हूँ सिंपली मतलब d अपॉन डी एक्स लेकर जा रहा हूँ मैं, तो जब मैं d अपॉन डी एक्स लेके जाऊँगा मतलब तो एक डी स्क्वायर हो जाएगा, एक dx है, यहाँ पर भी dx है, dx का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर ध्यान देना, कहीं जल्दी से p की स्क्वायर मत लिख देना। ठीक है, तो p स्क्वायर मतलब अब इसका मैं डेरिवेट करूंगा जब मैं, तो 240 नंबर है, नंबर का डेरिवेटिव 0 माइनस 4 को बाहर निकालूंगा और x का डेरिवेटिव 1, मतलब टोटल कितना है हम लोग का डेरिवेटिव सेकेंड -4 मतलब क्या 0 से कम, 0 से कम मतलब क्या फंक्शन क्या है मैक्सिमम है, राइट। तो यहाँ पे ऑलरेडी बता के रखा था कि फंक्शन मैक्सिमम है और हम लोग ने यहाँ पे डेरिवेट करके पता भी कर लिया कि फंक्शन मैक्सिमम है। अभी करना क्या है कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है ना आपका, इसको अज्यूम कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर क्या है हमारा 1। अभी इक्वेशन नंबर 1 को हम क्या करना है 0 अज्यूम करना है, तो जब हम 0 अज्यूम करेंगे इफ सिंस प्रॉफिट इज मैक्सिमम therefore dp by dx is equals to 0, यानी कि ये वाला पार्ट इक्वल टू 0, यानी कि 240 माइनस 4x इक्वल्स टू 0, ये 4x माइनस में उधर गया तो प्लस में, यानी कि 240 इक्वल टू 4x, 4 वहाँ मल्टीप्लाई में है x के साथ में, राइट साइड में आया तो डिवाइड हो जाएगा, और जब डिवाइड होगा तो x की वैल्यू मिल जाएगी हमें 60। तो जब नंबर ऑफ आइटम कितना 60, अगर 60 नंबर ऑफ आइटम अगर सेल किया जाएगा तब जाकर हमें जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम मिलेगा। अच्छा, मैंने एक चीज़ यहाँ पे रिवर्स कर दी, क्या करना था आपको, एक बार डेरिवेट करने के बाद ना जो x की वैल्यू आती है उसको आपको सेकंड डेरिवेटिव में डालना होता है, बट यहाँ पे मैंने डायरेक्टली सेकंड डेरिवेटिव निकाल दिया। अगर यहाँ पे कुछ और वेरिएबल होता ना तो ऊपर इस नीचे स्टॉप हो जाता, लेकिन आपको करना क्या है, फर्स्ट टाइम डेरिवेट करने के बाद जो भी x की वैल्यू आएगी उसको सेकंड डेरिवेटिव में डालोगे ना तो आपको वैल्यू जो होगी मैक्सिमम के टाइम पे 0 से कम आएगी, तो ये मैक्सिमम था ऑटोमेटिकली -4 आ गया। नाउ तो हमें यही फाइंड करना था ना, कितना फाइंड द नंबर ऑफ आइटम, तो कितना नंबर ऑफ आइटम 60 नंबर ऑफ आइटम अगर हम सेल करेंगे तो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अभी एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि मार्च 19 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन मैंने वहां लिखा ही है पहले से, ठीक है। तो क्या दिया है क्वेश्चन में, कोई मैन्युफैक्चरर है, सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा था 19 में भी, कोई मैन्युफैक्चरर है जिसने x नंबर ऑफ आइटम सेल किया है जो कि 0 से ज़्यादा है, ऑफकोर्स 0 से ज़्यादा ही होगा सेल किया है तो, एट अ प्राइस ऑफ ₹280 माइनस x, सेम क्वेश्चन है, प्राइस देके रखा है आपको, तो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग x आइटम रुपीज़ दिस नंबर ऑफ आइटम, सेम क्वेश्चन है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बस वैल्यू डिफरेंट करके रखा है आपको, इक्वेशन डिफरेंट है, बाकी सब कुछ सेम ही है, तो इसको तो आप खुद से कर लेना। अभी दूसरा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है लाइक ये वाला मार्च 18 में पूछा गया था, उसमें थोड़ा अलग बोला है, इसलिए हम मार्च 18 वाला क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला है, कोई तो फर्म है जिसका टोटल कॉस्ट इतना आता है x² + 70x + 75x + 1600, किसके लिए, आउटपुट x के लिए। तो x को फाइंड करना है, यानी कि आउटपुट को फाइंड करना है जब एवरेज कॉस्ट क्या होगा, मिनिमम होगा। एवरेज कॉस्ट मतलब क्या, आप तो एवरेज निकालते हो, कैसे निकालते हो, एवरेज कॉस्ट निकालते हो मतलब 4 में 4 नंबर है, 4 + 2 + 3 + 4 4 नंबर है,
समझो कि 4 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो अगर 4 नंबर है तो मैं क्या करता हूँ, सबको ऐड करने के बाद 4 से डिवाइड कर दूंगा। इस तरह से हम लोग एवरेज निकालते हैं, राइट। उसी तरह से हमें यहाँ पर भी एवरेज कॉस्ट निकालना पड़ेगा। एवरेज कॉस्ट निकालना है मतलब जो भी कॉस्ट की इक्वेशन होगी ना, उसको x से डिवाइड करना है आपको, या फिर अगर यहाँ पे d दिख रहा है तो आपको d से डिवाइड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले x फाइंड करना है जब एवरेज कॉस्ट मिनिमम है, और मैंने वही बताया था कि जो भी मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, हमें वहाँ पर ही ध्यान देना है। तो यहाँ पे कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट मिनिमम है, तो सबसे पहले मेरे पास एवरेज कॉस्ट होना चाहिए। तो मैं एवरेज कॉस्ट निकाल लूँगा, एवरेज कॉस्ट, उसको डिनोट करूंगा CA से। C मतलब कॉस्ट, नीचे A लिखा मतलब एवरेज, तो CA मीन्स C अपॉन X। कॉस्ट को X से डिवाइड करना है। कॉस्ट को X से डिवाइड किया मतलब ये रहा कॉस्ट, इसको डिवाइड करना है X से। एक्स स्क्वायर को डिवाइड किया, क्या आ जाएगा, पहले लिख लेता हूँ पूरा वैल्यू में, 75x प्लस 1600 डिवाइड बाय x। ये डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा x, फिर ये x 75 का x को डिवाइड करेगा तो मिलेगा 75, यहां लिख देता हूं, नीचे लिख देता हूं, तो CA इक्वल टू x प्लस 75 प्लस 1600 डिवाइड बाय x। तो मेरा CA निकल गया। अभी CA क्या बोला है, बोला है मिनिमम है। मिनिमम है मतलब हमारा जो सेकंड डेरिवेटिव होगा वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर मैं सेकंड टाइम डेरिवेट करता हूं तो मैं क्या करूंगा, उसको सिंपली इसको एक बार पहले डेरिवेट कर लूंगा। तो डिफरेंशिएटिंग दिस, डिफरेंशिएट CA विथ रेस्पेक्ट टू x। D होगा अगर यहाँ पे राइट साइड में तो आपको D से डेरिवेट करना है विथ रेस्पेक्ट के, उसके रेस्पेक्ट में। तो DCA डिवाइड बाय DX इक्वल्स टू x, यानी कि एक वेरिएबल है, x का डेरिवेटिव होता है 1, तो मैं यहाँ सिंपली लिखूंगा 1 प्लस 75 एक नंबर है, नंबर का डेरिवेटिव होता है 0, तो यहाँ पे मैं 0 लिखूंगा। फिर आगे है 1600 डिवाइड बाय x। अभी यहाँ पे 1600 डिवाइड बाय x को मैं दो तरह से लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ ना इसको मैं, 1600 इंटू 1 बाय x। मीनिंग तो सेम ही है क्योंकि 1600 इंटू 1 1600 डिवाइड बाय x यही होता है, राइट। यानी कि 1600 जो है मल्टीप्लाई में है, तो मैं 1600 को पहले बाहर निकाल लेता हूँ, निकाल लिया। चलो नेक्स्ट, अभी यहाँ पे फंक्शन क्या दिख रहा है 1 बाय एक्स, और 1 बाय एक्स का मैंने डायरेक्ट डिफरेंशिएशन फॉर्मूला बताया है आपको डिफरेंशिएशन चैप्टर में कि -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। तो कभी भी 1 बाय एक्स दिखता है, यानी कि अगर डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन दिख रहा है तो उसका पावर 1 से इंक्रीज कर दो। सेकेंड थिंग, वो नीचे है तो उसके सामने एक माइनस लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये डेरिवेटिव निकाल दिया मैंने, तो कितना आ गया 1, ये माइनस इंटू पॉजिटिव माइनस 1600 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। तो ये क्या निकल गया DCA बाय DX। अब मुझे करना क्या है कि इस डेरिवेटिव को मुझे अज्यूम करना पड़ेगा 0, इक्वेशन नंबर 1, और मैं इसको अज्यूम करता हूँ 0 DCA बाय DX लेट इक्वल टू 0। अभी ये वैल्यू किधर है, ये है, मतलब ये 0, ये 0 मतलब ये 0, यानी कि मैं आगे लिखूंगा therefore minus 1600 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। फिर ये लेफ्ट साइड में ये माइनस है, राइट साइड में गया तो पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 1600 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। ये इधर डिवाइड में है, इधर आया तो मल्टीप्लाई में, तो ये एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर ही होता है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1600। एक्स स्क्वायर है यानी कि राइट साइड में अगर ये जाएगा तो ये रूट बन जाएगा, तो x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, रूट निकालते हैं मतलब सिंपली क्या करते हैं 2 0 मतलब सिंगल 0 हो जाएगा, और 16 का रूट तो 4 होता है, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 40। लेकिन रूट निकालते हैं तो दो वैल्यू आती है, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में, लेकिन ये नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन किया है कि x की वैल्यू क्या है 0 से ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ आइटम कितने होंगे पॉजिटिव होंगे, और
पहली बात तो नंबर ऑफ आइटम नेगेटिव में हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वो कोई आइटम सेल कर रहा है तो डेफिनेटली 0 के ऊपर रहेगा। तो अगर वो मेंशन भी ना करे तो हमारा एक्स का वैल्यू हमें पॉजिटिव वाला ही कंसिडर करना है, नेगेटिव वाला नहीं। इसलिए -40 वाला मुझे रेगुलेट करना पड़ेगा, सॉरी डिस्कार्ड करना पड़ेगा और x की वैल्यू 40 अज्यूम करनी पड़ेगी। तो x की वैल्यू जब 40 है, मुझे इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में डालना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ। किसका? ये रहा। तो DCA को मैं एक और बार डेरिवेट कर लेता हूँ। फिर से डेरिवेट कर रहा हूँ, मतलब -1 क्या है, एक नंबर है, नंबर का डेरिवेटिव 0, तो मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगा। -1600, जैसे कि यहाँ पे 1600/x था तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, उसी तरह से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1600 × 1/x², राइट। तो 1600 को मैं बाहर निकालूंगा और इसका डेरिवेटिव सिंपली बताता हूँ मैं। कभी भी अगर x वेरिएबल नीचे आता है तो उसका डेरिवेटिव ऐसे करना है कि जो पावर में दिख रहा है ना, उसको आपको ऊपर लिखना होता है। तो ये पावर को ऊपर लिख दिया और जो नीचे x है ना, उसका एक नंबर से पावर बढ़ा देने का, यानी कि x³ हो जाएगा ये, और वहां पे माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। उसी तरह से मैंने इसका भी किया था, ये जो आया है ना 1/x का -1/x², सेम इसी तरह से आया है। यहाँ पे नीचे x था, इसका पावर 1 था तो मैंने ऊपर 1 लिखा, x का इसका पावर 1 बढ़ा दिया और -1 लगा दिया। उसी तरह से मैंने इसको भी किया है। पहले यहाँ पे क्या था, ये रहा 1600 था, सेम लिखा, x² का जो पावर था 2 ऊपर लिखा और नीचे का पावर 1 से बढ़ा दिया और एक -1 लगा दिया, सिंपल, राइट। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस पॉजिटिव 1600 × 2, मतलब सिंपली वैसे रखते, मल्टीप्लाई नहीं करते, अपॉन x²। तो ये क्या है, डबल डेरिवेटिव का वैल्यू आ गया। अभी यहाँ पे x की वैल्यू बची है, x यहाँ पे डिलीट नहीं हुआ। पहले वाले क्वेश्चन में मार्च 20 वाले में x की वैल्यू डिलीट हो गई थी, तो वहाँ पे डायरेक्टली हमें x की वैल्यू नहीं मालूम निकाला तो भी हमें डायरेक्ट मालूम पड़ रहा था कि फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, सॉरी मैक्सिमम है। लेकिन यहाँ पे x की वेरिएबल जो है आता है, तो हमें x की वैल्यू पता है किधर है, ये रही। तो यानी कि x की वैल्यू जब मैं यहाँ डालूंगा तो मेरा डबल डेरिवेटिव आएगा। अच्छा, तो यहाँ पे अगर डालूँ तो एट x = +40, क्योंकि हम लोग को दे के रखा, हम लोग ने निकाला है, तो ये क्या हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव d × d, d² CA अपॉन dx का स्क्वायर इक्वल टू 1600 × 2 अपॉन में 40 का क्यूब, 40 × 40 × 40, राइट। अब ये क्या है, 2 0 कैंसिल, 4 4 जा 16, मतलब ये कैंसिल, इधर 2 नीचे 40 बन गया 1/20। तो हमारा डबल डेरिवेटिव कितना आ रहा है, पॉजिटिव 1/20। और अगर पॉजिटिव हमारा आंसर आता है डबल डेरिवेटिव, मतलब हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, मिनिमम है। इसको क्या था, मिनिमम था, और इससे देख के ही मालूम पड़ रहा है क्योंकि ये तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है। बट इसमें एक और क्वेश्चन पूछा है कि इस CA एंड CM, CA क्या है, हमारा एवरेज कॉस्ट जो कि हमने अभी निकाला है और हम लोग ने चेक कर लिया है क्या मिनिमम है, उसकी वैल्यू भी निकाल ली है हम लोग ने। तो पूछ रहा है CA, अच्छा CA = CM बोला, मतलब इस वैल्यू में मुझे x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, और CM मतलब डेरिवेटिव ऑफ CA, किधर गया, डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट आपका ये रहा, डेरिवेटिव, उसको C को डेरिवेट करना पड़ेगा और उसको उसके अंदर x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और चेक करना पड़ेगा कि दोनों की वैल्यू सेम है क्या। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो डबल डेरिवेटिव आया है ये वाला आया है, DCA या फिर डायरेक्टली तो यहाँ पे CA = CM पूछा है, तो मतलब x की वैल्यू 40 आई थी, मुझे यहाँ पे CA की जगह पे x की वैल्यू 40 पुट करनी पड़ेगी, प्लस 1600/40। अब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 14 1 0 गया, 40 से 44 यानी कि 40 आ गया आपका। तो आपका CA कितना आ गया, 40 आ गया। नाउ उसके बाद मुझे CM निकालना है। CM मीन्स व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट विथ रेस्पेक्ट टू x। ये हमारे पास नहीं है
क्यों? ये CA था, CA हमें फाइंड करना है, CA का डेरिवेटिव निकालना है, CA का नहीं, ठीक है। तो डेरिवेटिव C किधर है? ये रहा इसका डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 75x है, मतलब 75 को मुझे बाहर निकालना पड़ेगा और x का डेरिवेटिव होता है 1, तो मैं आगे नहीं लिखूंगा, प्लस 1600 मतलब नंबर है, नंबर का डेरिवेटिव 0, तो डेरिवेटिव कितना आ गया 25 प्लस 75, 20x प्लस 75। फिर x की वैल्यू कितनी है 40 पुट करनी है, मतलब जब cm की वैल्यू में एट x इक्वल टू 40, cm की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू 40, x की वैल्यू कितनी डालनी है 40 पुट करनी है, तो 40 प्लस 75, राइट। तो 2 इंटू 40 80, 80 प्लस 75 कितना हो जाएगा 155। तो CM की वैल्यू क्या आ रही है 155, CA की वैल्यू कितनी आ रही है 40, दोनों मैच कर रही है क्या? नहीं। तो इस CA एंड CM एट दिस इनपुट एट दिस आउटपुट इक्वल है क्या? तो यहाँ पे इक्वल नहीं आ रहा है, तो इक्वेशन नंबर इसको मान लेता हूँ मैं 3 और इसको मान लेता हूँ मैं 4। सो फ्रॉम 1 and 3 and 4 CA इज नॉट इक्वल टू CM, ठीक है। तो इस तरह से 4 मार्क्स का पूछा गया था, 3 मार्क्स आपका एवरेज कॉस्ट निकालने का और 1 मार्क्स आपको चेक करने का कि दोनों भी इक्वल है कि नहीं है। तो चलिए हम क्या करते हैं 4.4 पे मूव कर लेते हैं और इस वीडियो को पूरी एंड तक देखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जा रहा है, कंटिन्यू 5 साल से पूछा जा रहा है ये, और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज चालू होने वाला है उसमें तो 8 मार्क्स का पूछ लिया था पिछले साल में, ठीक है। इस चैप्टर के 4.4 जिसमें 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर बार ये 4 मार्क्स का कंफर्म आता है। इवन कई बार तो ऐसा हुआ कि 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया सिर्फ लास्ट वाला एक्सरसाइज से, क्योंकि इसमें 3 टाइप है, इसमें 2 टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि यहाँ पे मैंने लिखा है। पहला टाइप जो होगा आपका MPS MPC APS APC पे होगा, दूसरा टाइप जो होगा आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे होगा, और तीसरा जो कि कभी कभी रेयर केसेस में 2 मार्क्स के लिए पूछ लेता है वो है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्लस ये एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के बीच में क्या रिलेशन है। ऐसे 3 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और देखा जाएगा तो अगर यहाँ पे तो मार्च 15, 16, 18 और 20 में यानी कि देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली ये रेगुलर ही पूछा है, बस मार्च 17 में नहीं पूछा है, 19 में नहीं पूछा है, मतलब इस साल भी आ सकता है, तो ये करना बहुत जरूरी है। अच्छा, यहाँ पे मार्जिनल वर्ड जब इस्तेमाल होता है तो समझ लेना कि आपको फंक्शन को डेरिवेट करना है, और अगर यहाँ पर भी आपको एवरेज दिखता है एवरेज वर्ड तो आपको सिंपली x से डिवाइड कर देना है या फिर जो क्वांटिटी डिमांड होगा उससे डिवाइड कर देना है। यानी कि यहाँ पे जहाँ कहीं पे m दिख रहा है ना वो समझ लेना कि मार्जिनल को डिनोट कर रहा है, मतलब आपको डेरिवेट करना है। तो पहले देख लेते हैं कि हर एक यहाँ पे जो MPS MPC एक्चुअली में है क्या। MPC सबसे पहले इनकम क्या होता है, इनकम मतलब क्या, जो कि हम स्पेंड करते हैं प्लस जो हम सेव करते हैं, राइट। मतलब जो हम लोग ने खर्च किया प्लस जो हमने बचाया उनको ऐड करने पर ही हमारा इनकम होता है, राइट। तो यहाँ पे मैंने लिखा इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर यानी कि कितना स्पेंड किया आपने पैसे और प्लस सेविंग, राइट। अगर मैं इसको डेरिवेट करता हूँ तो x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है और इसको डेरिवेट करते हुए दिखाया, बट ये एक्सपेंडिचर का डेरिवेटिव है, मतलब ये तो मार्जिनल वाला पार्ट हो गया, और ये एक्सपेंडिचर है मतलब एक्सपेंडिचर ऑफ कंज्यूम है, मतलब ये तो इस्तेमाल किया हुआ पैसा है ना एक्सपेंडिचर वाला, इसलिए इसको बोलेंगे मार्जिनल प्रोपोर्शनिटी टू कंज्यूम, जो कि हमने पैसा यूज कर लिया। और दूसरा है सप्लाई, सप्लाई मतलब या फिर आपने जो भी सेविंग की है सप्लाई नहीं सेविंग की है, तो सेविंग को जब डेरिवेट करोगे ना आप तो वो भी फिर डेरिवेट किया तो मतलब मार्जिनल पार्ट आएगा, तो मार्जिनल प्रोपोर्शनिटी टू सेव। इस तरह से एक रिलेशन बन जाता है MPC और MPS के बीच में। उसी तरह से अगर मैं एवरेज की बात करूं, यानी कि अगर इसको डेरिवेट ना करूं बल्कि इसको मैं डिवाइड कर दूं किससे, क्वांटिटी डिमांड से। x यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड है एक्चुअली कि कितना डिमांड है क्वांटिटी का, तो अगर मैं इसी को एक्सपेंडिचर को जितना हम पैसा खर्च कर रहे हैं उसको हम क्वांटिटी डिमांड से डिवाइड करते हैं तो उसको एवरेज निकालते हैं, मतलब उसको हम कैसे पढ़ेंगे, एवरेज प्रोपोर्शनिटी टू कंज्यूम। और उसी तरह से यहाँ पर अगर मैं एस को क्वांटिटी डिमांड से यानी कि सेविंग को अगर मैं क्वांटिटी डिमांड से डिवाइड करता हूँ तो मैं इसको क्या बोलूँगा, एवरेज प्रोपोर्शनिटी टू सेव। अच्छा, यहाँ पे x को डिवाइड किया था x से तो यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशन क्या आया 1 इक्वल टू APC प्लस APS। तो इसी के ऊपर ये पूरे क्वेश्चन पूछे गए, तो हम क्या करते हैं एक के बाद एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहले हम देखते हैं मार्च 20 में हम ये क्वेश्चन जो पूछा था उसमें बोला था कि MPC MPS APC APS
पूछा गया था आपको एक्सपेंडिचर देकर रखा था विथ इस इनकम आई कितना दिस। तो एक्सपेंडिचर जो है इनकम के फॉर्म में दिया है और आपको क्या करना है, आई की वैल्यू भी दे रखी है कि जब आई की वैल्यू इतनी होगी तब हमको ये सब फाइंड करना पड़ेगा। अब ये सब फाइंड कर रहे हैं मतलब इसकी कुछ तो ये जो निकाला है हम लोग ने इससे निकालना पड़ेगा। तो एमपीएस क्या होता है हम लोग ने अभी देखा। एम मतलब मार्जिनल मतलब किसका, डेरिवेटिव। मार्जिनल मतलब डेरिवेट करना है आपको। तो आपको इसको पहले कंज्यूम वाला करते हैं। कंज्यूम वाले क्यों करेंगे, क्योंकि कंज्यूम में हम डेरिवेट करते हैं एक्सपेंडिचर को और एक्सपेंडिचर हमारे पास है इसलिए हम इसको पहले करेंगे। एक्सपेंडिचर यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एक्सपेंडिचर। लेकिन इसके बेस में कौन सा टर्म लेना है, मैंने यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड में एक्स लिया है लेकिन यहाँ पे मैं एक्स नहीं लूंगा। क्यों, क्योंकि मेरा जो इक्वेशन है ना वो आई के फॉर्म्स में है। तो जो आपको राइट साइड में दिखेगा इक्वेशन वही आपको उसी के रेस्पेक्ट में आपको डेरिवेट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ डी होता तो मैं यहाँ डी लिखता। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, एक्सपेंडिचर को डेरिवेट करूँगा। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूँ तो ये 0.0003 इंटू आई स्क्वायर, जैसे कि हम एक्स स्क्वायर को डेरिवेट करते हैं तो 2x आता है, उसी तरह से जब मैं आई स्क्वायर को डेरिवेट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू आई तो 2i आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे जाएगा पार्ट डेरिवेटिव आगे जाएगा प्लस 0.075 आई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आई 1 हो जाएगा, जैसे कि x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 होता है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया MPC। राइट, अच्छा MPC कब निकालना था हमें, जब i की वैल्यू 1000 होगी। तो मैं i की वैल्यू 1000 डाल देता हूँ तो हो जाएगा एट व्हेन i इक्वल टू 1000 देन MPC बिकम्स क्या हो जाएगा 0.0003 2 टाइम्स ऑफ i मतलब 1000। तो यहाँ पे लिख देना है वैल्यू को 1000 प्लस 0.075। राइट, अब ये 1000 है मतलब 3 0 यहाँ पे मूव हो जाएगा, पॉइंट जो है 3 यहाँ मूव हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 0.3 और ये 2 भी मल्टीप्लाई होगा मतलब ये हो जाएगा 0.6। 1000 मतलब 3 पॉइंट आपको आगे खसकाना है यानी कि आगे शिफ्ट कर रहे हैं और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0.6 प्लस 0.075 ऐड करते हैं इसको यहाँ पे रफली 0.6000 0.075 ऐड कर दो। ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये 0 ये 5 ये 7 ये 6 तो 0.675 आपका MPC आ जाता है। तो ये 0.6750। अभी यहाँ पे MPC निकल गया तो MPS भी निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग ने रिलेशन निकाला है MPC प्लस MPS इक्वल टू 1। तो इस इक्वेशन अगर मैं डाल दूंगा तो मेरा MPS भी निकल जाएगा। तो मैं इसी इक्वेशन का यूज करता हूं, वी नो दैट 1 इक्वल टू MPC प्लस MPS। राइट, तो मैं वैल्यू यहां पुट करूंगा, देयरफॉर 1 इक्वल टू MPC प्लस MPC की तो वैल्यू हमें पता है, हमने निकाला है यहाँ पे 0.675 प्लस MPS हमें निकालना है। तो MPS को वैसे ही लिखूंगा मैं, ये पॉजिटिव में है इधर आया तो माइनस में, तो मेरा MPS बन जाएगा। कैसे माइनस करना है यहाँ पे पॉइंट के पहले बाद में नंबर है, यहाँ पॉइंट है क्या है, कहाँ पर है 1.0000 माइनस क्या कर रहे हैं, इधर प्लस में इधर आया तो माइनस में, तो 0.6750 ये माइनस में है। तो 0 में से 0 गया मतलब इसको लिखूंगा नहीं तो भी एक ही बात हो गई। 10 में से 5 गया 5, इसने इसको एक कैरी दिया था मतलब इसके पास 9 है, अब 9 है 9 7 2, फिर इसके बाद इसको एक कैरी दिया तो यहाँ पे भी एक 9 था तो 9 - 6 3 और ये 1 तो इसको दिया तभी ना ये 9 बना, यानी कि ये तो 0 है मतलब 0.325। तो इस तरह से आपका MPS क्या आ गया 0.325। तो ये आपका MPS भी आ गया। और जो आंसर निकाल रहे हो उसको आप हाईलाइट करते जाओ ताकि एग्जामिनर को आंसर फाइंड करने में कोई डिफिकल्टी ना हो और आपको डायरेक्ट मार्क्स दे दें, नहीं तो बीच में कुछ करेक्शन हो जाएगा तो फिर मार्क्स काट देगा वो। फिर MPS MPC निकल गया तो हम क्या निकालेंगे नेक्स्ट, हम APS APC। तो सेम अभी हम क्या करेंगे APC निकालेंगे। APC कैसे निकालना है, APC मतलब
एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि आपको जो एक्सपेंडिचर दिया है उसको क्वांटिटी डिमांड से डिवाइड करना है, मतलब आपको एवरेज निकालना है एक्स से डिवाइड करके या फिर क्वांटिटी डिमांड से। यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड हमारा यहाँ पे आई है तो हमें आई से डिवाइड करना पड़ेगा। तो APC इज इक्वल टू EC अपॉन आई, एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय इनकम। तो EC कहाँ है, ये रहा, इसको मैं आई से डिवाइड कर रहा हूँ। तो आई से अगर डिवाइड करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, 0.0003 आई। उसी तरह से आगे भी अगर मैं डिवाइड करूँगा तो 0.075, राइट। तो APC निकल गया। आई की वैल्यू मुझे पता है क्या है, 1000। अगर मैं वो डाल दूंगा तो मेरा APC भी निकल जाएगा। तो मैं आई की वैल्यू में पुट कर देता हूँ एट आई इक्वल टू 1000, APC बिकम्स, यहाँ पे पुट करना है 0.0003 और आई की वैल्यू 1000 डालना है आपको, यानी कि यहाँ पे प्लस 0.075, राइट। अब ये 1000 है, मतलब अगर ये मल्टीप्लाई करेगा तो 3 पॉइंट वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 0.3 प्लस 0.0375, राइट। अभी पॉइंट के बाद एक नंबर है और ये पॉइंट के बाद दूसरा नंबर पे है, मतलब सिंपली आप लिख सकते हो APC इक्वल टू 0.375। तो APC इक्वल टू दिस, राइट। और जब हमें APS निकालना है तो सिंपली इसको 1 से माइनस कर देना है। तो कैसे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे APC APS का रिलेशन क्या है, दोनों का एडिशन 1 होता है, ठीक है। तो मैं अभी क्या निकालूंगा, देयरफॉर APS इक्वल टू 1 माइनस APC, यानी कि 1 माइनस 0.375, यानी कि अगर मैं माइनस कर दूँ तो क्या निकलेगा मुझे, APS इक्वल टू, देखो अभी यहाँ पे 0.375 माइनस कर रहे हैं मुझे, राइट। तो इसको कैरी देगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 10, फिर ये बाजू वाले को कैरी देगा, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, फिर ये इसको बाजू वाले को कैरी देगा तो ये बच जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। तो 10 माइनस 5 5 और 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 3 6, तो 0.625। तो मेरा कितना आंसर आ गया, 0.625। तो इस तरह से हमने चारों भी यहाँ पे वैल्यूज निकाल ली। इसी तरह से अभी तक कितना कंटिन्यू पूछा गया है, बस बीच में मार्क्स 17 में नहीं पूछा है, 19 में नहीं पूछा है। तो 4 मार्क्स का कंफर्म होता है ये आप कर लेना चारों पॉइंट पे। अभी सेकंड टाइप हम देखेंगे जो कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे होगा। हमारा एक्सरसाइज 4.4 में है, वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे है। ये पार्ट आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इकोनॉमिक्स में, जिसमें आपको बताएगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, जिसमें एक फैक्टर की वजह से दूसरे फैक्टर में क्या चेंजेस हो सकते हैं, ये पार्ट आपको बताया गया है। जिसमें 3 टाइप्स होते हैं, आपने पढ़े होंगे, इनकम वाला, एक प्राइस वाला टाइप होता था और एक क्रॉस सेयर वाला होता था। ऐसे 3 टाइप होते थे। उसी तरह से यहाँ पे मैथमेटिकल में भी ये बात बताई गई है। लेकिन आप इकोनॉमिक्स में देखोगे तो यही फॉर्मूला दिखेगा, बस आपको क्यू की जगह डी की जगह पे क्यू दिखता होगा। दूसरी बात, आपको वहाँ पे माइनस साइन नहीं दिखता होगा जो इकोनॉमिक्स में यहाँ पे पढ़ा है, बट यहाँ पे माइनस साइन मैंने यूज़ किया है। क्यों, क्योंकि अगर डिमांड बढ़ती है तो प्राइस कम होती है, या फिर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड ऑटोमेटिक कम हो जाती है, या फिर अगर प्राइस कम होती है तो ऑटोमेटिकली डिमांड ज़्यादा हो जाती है। यानी कि दोनों भी रिलेटिवली इन्वर्स है, अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन मैंने इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो फॉर्मूला कैसा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, माइनस P बाई डी, जहाँ पे P एक प्राइस है, D एक डिमांड है, क्वांटिटी डिमांड है, और डी बाई DP, ठीक है। तो यानी कि डेरिवेटिव उसका। नाउ अभी यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर कि इसकी वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा आती है तो मैं इसको बोलूँगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इलास्टिक है। और अगर उसकी वैल्यू 1 से कम आती है तो मैं इसको बोलूँगा इन इलास्टिक है, ठीक है। तो हमें करना क्या हो, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है बार बार। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको एक डिमांड फंक्शन दिया है x, उसका कुछ तो फंक्शन है P के फॉर्म में, प्राइस के फॉर्म में, और आपको पूछा गया है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड करो फंक्शन ऑफ P में। दूसरा क्वेश्चन एक और पूछा है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड करो जब P की वैल्यू 10 होगी, और इंटरप्रेट करो रिजल्ट को, मतलब चेक करो कि वो इलास्टिक है या फिर इन इलास्टिक है, या फिर उसकी एक वैल्यू 1 से ज़्यादा है या कम है। तो करना क्या, सबसे पहले इसको कि आपको पहले फॉर्मूला लिख लेना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। क्या है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, n इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ माइनस P बाई डी इंटू डी बाय DP। ये हमारा नॉर्मल फॉर्मूला है, बट यहाँ पे डिमांड फंक्शन x है, x के फॉर्म में दिया है, इसलिए ये जो d है ना, d के जगह पे मुझे x लिखना पड़ेगा।
ठीक है, यानी कि अगर मुझे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड करना है तो मेरे पास P होना चाहिए, P के बाद P के फॉर्म में चाहिए मुझे, तो P तो रहेगा ही, और X की वैल्यू होना चाहिए। नेक्स्ट dx बाई आई एक्स की वैल्यू इधर पे है, और dx बाई डी होना चाहिए, मतलब डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू p होना चाहिए। यानी कि मैं अब क्या कर सकता हूँ, x तो मेरे पास है, यानी कि मैं x को डायरेक्ट डेरिवेट कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, डेरिवेट कर देता हूँ x को। तो x इक्वल्स टू क्या है, 200 माइनस 4p। अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ तो क्या हो जाएगा, dx बाई डी इक्वल टू 200 का एक नंबर है, नंबर का डेरिवेटिव होता है 0, तो मैं इसको लिखूंगा 0 माइनस 4 को मैं बाहर निकालूंगा, और विथ रेस्पेक्ट टू मैं p डेरिवेट कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि राइट साइड में p था, इसलिए मैं विथ रेस्पेक्ट टू p डेरिवेट कर रहा हूँ। जिस तरह से x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x 1 होता है, उसी तरह से p का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x विथ रेस्पेक्ट टू p 1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे -4। ठीक है, नेक्स्ट XP अभी यहाँ पे ऐसा है, तो फिर मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू आ जाता है -p बाय x। x कहाँ पर है, ये रहा 200 माइनस 4p इंटू dx बाई डी कहाँ है, ये निकाला, कितना है -4, है ना। अब ये -4 माइनस माइनस प्लस, यानी कि n इक्वल्स टू म्यू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 इंटू पी 4p अपॉन 200 माइनस 4p। तो इस तरह से आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड p के फॉर्म्स में आ जाएगा। p के फॉर्म्स में आना है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि एज फंक्शन ऑफ p। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में p की वैल्यू दी है, यानी कि आपको सिंपली करना क्या है, इसमें p की वैल्यू के यहाँ पे 10 लिखना पड़ेगा। मतलब मैं b वाला पार्ट करूँगा। अब b वाले पार्ट में आपको p 10 लिखना है, मतलब इसमें ही, तो n या फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 4p 4 टाइम्स ऑफ 10 अपॉन 200 माइनस 4p। अच्छा, ये कैंसिल हो रहा था ना, अगर मैं 4 कॉमन निकालूँ यहाँ से तो 4 कॉमन निकलता है, एक मिनट, यहाँ पे 4 कॉमन निकलता है, तो मैं आगे लेके जाऊँगा। अगर 4p अपॉन 4 कॉमन निकाला तो ये क्या बचेगा, 550 माइनस p। क्यों, क्योंकि 450 से क्या होता है 200, राइट। तो यहाँ से मैंने 4 कॉमन निकाल लिया, फिर ये p 4 कैंसिल हो जाएगा, और मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आएगा, p अपॉन 50 माइनस p। सिंपल सा एक आंसर आएगा a का। मतलब अब मुझे इसमें पुट करना है, इस इक्वेशन में मुझे p की वैल्यू 10 पुट करनी है, मतलब 10 अपॉन 50 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 10 अपॉन 40, यानी कि 1 अपॉन 4, यानी कि ये तो 1 से कम है, और 1 से कम है तो मुझे यहाँ पे इंटरप्रेट भी करना है रिजल्ट को, है ना। क्योंकि अगर वहाँ पे p की वैल्यू 10 डालने के बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 आता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं कि हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन इलास्टिक है। देयरफॉर विच इज लेस देन 1, सो देयरफॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इन इलास्टिक। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ये आपको करना है। या फिर अगर इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा आती तो मैं क्या लिखता, दिस इज इक्वल टू इलास्टिक। ये सेकंड टाइप था। एक छोटा सा टाइप भी है, वो भी देख लेते हैं। थर्ड टाइप जो है हमारा, जो कि 2020 में पूछा गया था, उसके पहले 18 में भी पूछा जा चुका है, तो ये 3 बार पूछा जा चुका है पिछले 5-6 साल में, तो उसको भी देख लेते हैं। तो थर्ड टाइप है हमारा लास्ट टाइप इस चैप्टर का, जो कि रिलेशन है किसके बीच में, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर। ये 12 पूछ रहा है, तो आपको बता दूं कि इसका रिलेशन कहाँ पर, यहाँ लिखा हुआ है, देखो, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इंटू ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मार्जिनल रेवेन्यू में आपको मैंने ऑलरेडी बताया है कि आपको मार्जिनल रेवेन्यू मतलब क्या, कि आपको रेवेन्यू को डेरिवेट करना है तो आपको मार्जिनल रेवेन्यू मिल जाएगा। एवरेज कॉस्ट निकालना है तो आपको जस्ट रेवेन्यू को क्वांटिटी डिमांड से डिवाइड करना होगा, तो आपको एवरेज रेवेन्यू मिल जाएगा। और इलास्टिसिटी डिमांड के लिए तो फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है, आप उससे भी निकाल सकते हो। लेकिन जब कभी भी आपको ये क्वेश्चन दिया जाएगा तो इसमें से 2 वैल्यू दे के रखी रहेगी, तीसरा वाला वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए बोला रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लिया जो कि मार्च 19 में पूछा गया है। क्या बोला गया है कि आपको मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करना है अगर इफ एवरेज रेवेन्यू इज 45 एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 5। तो यहाँ पे 2 चीज़ दे के रखी है, क्या क्या, एवरेज रेवेन्यू दिया है, मतलब RA दिया है, कितना दिया है 45, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी दिया है, कितना दिया है 5 दिया है। और आपको फाइंड क्या करने बोला है, मार्जिनल रेवेन्यू। मतलब सिंपली यहाँ पे
आपको डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करना है और उसमें वैल्यू पुट करने पे सिंपल सा आंसर आ जाता है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, आर एम इक्वल टू, वी नो दैट आर एम इक्वल्स टू आर ए अंडर ब्रैकेट 1 - 1 अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आर एम निकालना है, सिंपली राइट साइड में वैल्यू पुट कर दो, ये 45 हो जाएगा, 1 - 1 अपॉन ये 5 हो जाएगा, है ना। थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 45 इंटू, अभी यहाँ बेस में कुछ नहीं है, मतलब मैं 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा ताकि मैं दोनों का बेस सेम ले सकूँ। तो 5 अपॉन 5, मैंने 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया 1 को, तो ये ऐसा हो गया। दोनों के बीच में बेस क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, तो 45 5 - 1 अपॉन 5, राइट। ये 5 से इसको कैंसिल करेगा, बचेगा 9 और ऊपर बचेगा 4। तो क्या आंसर आ गया मेरा आरएम का, यानी कि मार्जिन रेवेन्यू आ गया मेरा 36। तो ये बहुत सिंपल सा था, 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, 3 बार पूछ चुका है पिछले 4-5 साल में, तो आप उसको ज़रूर कर लेना। ऐसे 3 टाइप बताया मैंने। तो अभी तक जो भी एक्सरसाइज किए हैं मैंने, स्टार्ट टू एंड तक अच्छे से देख लेना। आई एम डैम श्योर कि अगर आप ये पूरा स्टार्टिंग से देखते हो तो 9 मार्क्स जो आने वाले हैं इस चैप्टर से आपको डेफिनेटली हो जाएंगे। सेकंड थिंग, आपका इसका जो बेसिक है वो डिफरेंशिएशन चैप्टर है, उसको भी पढ़ लेना क्योंकि 7 मार्क्स का है। तो टोटली अगर दोनों को ऐड करूँ मैं तो डेरिवेटिव का 7 मार्क्स और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का 9 मार्क्स, तो टोटल 16 मार्क्स। मतलब मैथ्स 1 में 40 मार्क्स का आता है, 40 मार्क्स का पेपर आता है, उसमें से 16 मार्क्स सिर्फ आपको डेरिवेटिव वाला पार्ट ही दे रहा है, मानी कि अप्रोक्सीमेटली 40% तो सिर्फ आपको डेरिवेटिव से मिल रहा है। और सेकंड थिंग, मैंने मैथमेटिकल लॉजिक भी करा दिया है, तो 8 मार्क्स तो वहाँ से मिल जाएगा, यानी कि आपको 24 मार्क्स तो मैंने अभी तक करवा दिया है और लीनियर इक्वेशन भी हो चुका है, तो 8 मार्क्स वहाँ से भी हो चुके हैं। तो प्लीज़ आप अच्छे से सबको करें, प्रैक्टिस करें, जो मैंने दिया करवाया है बस इसको ही करोगे तो ही आपको अच्छा ईजिली आप 30 से ज़्यादा मार्क्स लेकर आ पाओगे। ठीक है, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, इसको शेयर करें, लाइक करें। तब तक कि हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर के साथ। और आपको अगर ये सब डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारा एक और चैनल है HSC कॉमर्स, उसमें भी जाके पढ़ सकते हो। थैंक यू।